वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। ओमिक्रॉन शैडो इसका टाइटल है। टिपिकल फाइनेंशियल आर्टिकल है, जैसा आप देखते हो, है ना। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा या नहीं करेगा। इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इसको कहानी की तरह समझें। आपका आज का मैं क्विज़ दिखा देता हूँ। अगला आधा पौना घंटा जो आप देंगे इस क्विज़ के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। हर चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस क्विज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। कोशिश करना आपको 5 में से 5 मार्क्स लेने की। क्लास के लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। चलिए शुरू करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। अपनी क्लास को शुरू करेंगे एक ट्रिब्यूट के साथ, एक श्रद्धांजलि के साथ में फॉर्मर आर्मी चीफ एंड सीडीएस ऑफ इंडिया जनरल बिपिन रावत को। इस एक्सीडेंट में वी हैव लॉस्ट अ ट्रू सोल्जर एंड अ ट्रू सन टू द सॉइल ऑफ द कंट्री। चलिए, कह रहा है ओमिक्रॉन शैडो। शैडो का मतलब होता है परछाई। ओमिक्रॉन आप जानते हो, ये वही वायरस है जो चाइना से आया है, उसी का एक वर्जन है, उसी का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो भी साउथ अफ्रीका में बहुत मिल रहा है। कह रहा है ओमिक्रॉन की शैडो, ओमिक्रॉन की परछाई कहीं पड़ रही है। अब बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ऑन आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो बैंकिंग रेगुलेटर है इंडिया में, उसकी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पे। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, क्या इन्होंने बयान दिए, इसमें कैसे हमें ओमिक्रॉन की शैडो दिखाई दी, इस चीज़ को आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़े, डिटेल में देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को, ताकि ये और स्टूडेंट्स तक पहुँचे। कह रहा है आरबीआई मे नीड टू एक्ट टू वार्ड ऑफ प्राइस प्रेशर सूनर देन द लेटर। कह रहा है आरबीआई जो है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके आगे द भी लगना चाहिए, पर क्योंकि ये एक टाइटल पैराग्राफ है हमने नहीं लगाया है। कह रहा है ये द आरबीआई हो सकता है इसको ज़रूरत हो, मे नीड, है ना, हो सकता है मे नीड। अच्छा किस चीज़ की भाई? हरकत में आने की, एक्ट करने की। अच्छा हरकत में क्यों आना है? वार्ड ऑफ करने के लिए, बचने के लिए, दूर भगाने के लिए। और किसको? प्राइस प्रेशर्स को। प्राइस प्रेशर का मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन, महंगाई को दूर भगाने के लिए। तो आरबीआई को हो सकता है अब ज़रूरत पड़ी जाए हरकत में आने की, कि कैसे वो महंगाई को दूर भगाए। अच्छा ये कब ज़रूरत पड़ेगी? सूनर रादर देन लेटर, आज या कल में। सूनर रादर देन लेटर का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी, है ना, टुमारो इफ़ नॉट टुडे। आ गया समझ में? थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में समझोगे तो बिल्कुल जैसे अपने बोलते हैं ना, वैसा ही लिखा हुआ है। आरबीआई को आज नहीं तो कल प्राइस प्रेशर से दूर करने के लिए, उसको इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए हरकत में आना होगा। आरबीआई आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, इसके आगे द आना चाहिए। सरकारी कंपनीज, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा अपने आगे द को लेती हैं, तो द आरबीआई आपका सब्जेक्ट है। मे नीड आपकी वर्ब है। वार्ड ऑफ करना मतलब किसी को दूर भगाना। स्टेव ऑफ, फेंड ऑफ, वार्ड ऑफ, याद रखें OFF, ठीक है, दूर भगाने के लिए यूज़ होता है। इन तीनों का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, है ना। सूनर रादर देन लेटर एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी। हिंदी में बोलते हैं आज नहीं तो कल। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो इंग्लिश में, टुमारो इफ़ नॉट टुडे। चलिए बहुत आसान है। कोशिश अपने को ये रखनी है कि आर्टिकल को अपने कहानी की तरह पढ़ें, ठीक है। मैं आपको हर सेंटेंस के पीछे की हिस्ट्री और आगे आने वाला जो उसका इम्प्लीकेशन है वो बताता जाऊँगा, एक स्टोरी की तरह। उसके लिए अपने को ज़रूरी है सारी वोकैब इस आर्टिकल की देखना पहले ही। तो अपने आ जाते हैं वोकैब शीट पे। सारी वोकैबलरी इस आर्टिकल की यहाँ पे आ जाएगी। ये शीट को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हो, रोज़ मैं अपडेट करता हूँ। देखिए आज अपने पास सारे पुराने वर्ड्स हैं। स्टेव ऑफ, अभी अपन ने देखा, स्टेव ऑफ किसी को भगाना। प्रोग्नोसिस, स्टेम फ्रॉम, पोजिट एंड एक्सेसरबेट। चलो देखिए, स्टेव ऑफ का मतलब होता है, बता दिया ना आपको, किसी से बचना, भगाना। द कंपनीज आर हार्ड पुट टू स्टेव ऑफ बैंक्रप्सी ड्यूरिंग द स्लो डाउन। जो कंपनीज है वो हार्ड पुट है। हार्ड पुट मतलब इन अ डिफ़िकल्ट स्पॉट, एक बहुत ही कठिन जो है परिस्थिति में, ऐसा समझ लो। कंपनियां जो है बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट स्पॉट में है कि वो कैसे स्टेव ऑफ करें, कैसे अवॉइड करें दिवालियेपने को, स्लो डाउन यानी कि मंदी के दौरान। आगे समझ में? ऐसे आप स्टेव ऑफ को यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस, इसको मैंने आपको तोड़ के दिखाया हुआ है। डायग्नोसिस का मतलब होता है टेस्ट। मैं थोड़ा जूम इन कर दूं। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, सर मुझे चेक करो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, वो आपका डायग्नोसिस करता है, ठीक है, RT-PCR के जो है जरिए। अगर आप प्रोग्नोसिस करवा रहे हो ना, आप एक्चुअल में प्री डायग्नोसिस करवा रहे हो।
आपको बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आप लक्षण आने से पहले ही, बीमारी के सिम्टम आने से पहले ही डॉक्टर के पास चले गए। तो प्रिग्नोसिस या प्री डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एस्टिमेशन करना, प्रोजेक्शन करना, प्रिडिक्शन करना। हुआ कुछ भी नहीं है, बस डॉक्टर के पास गए हो कि हमारी बीपी चेक करके बताओ कहीं हमें बीपी तो नहीं है ना, तो ये कहलाता है प्रोग्नोसिस। तो किसी चीज़ का पूर्वानुमान या अंदाज कहलाता है प्रोग्नोसिस। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस फॉर द इकोनॉमी इज रादर ब्लीक। जो लंबे वक्त की जो प्रोग्नोसिस है, लंबे वक्त का जो पूर्वानुमान है, जो एस्टिमेशन है, प्रिडिक्शन है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो कुछ हद तक ब्लीक है, कुछ हद तक थोड़ा सा ग्लूमी है ना, सैड है। आ गया समझ में? तो प्रोग्नोसिस वर्ड आज आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इसका सिनोनिम प्रोजेक्शन भी देख सकते हो। अच्छा चलो, इसका एक प्रोग्नोस्टिकेट नाम की वर्ब से इस जो है हमने नाउन को बनाया हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब ही होता है भविष्यवाणी करना। आओ नेक्स्ट वर्ड, स्टेम फ्रॉम। स्टेम मतलब तना, तने से ही पेड़ निकलता है। अगर कोई चीज़ स्टेम फ्रॉम होती है तो वो कम फ्रॉम होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम होती है, अपीयर या मेटेरियलाइज फ्रॉम होती है, या इमिनेट फ्रॉम होती है किसी दूसरी चीज़ से। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से निकल करके आना कहलाता है स्टेम फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, मेटेरियलाइज फ्रॉम। द पैंडेमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडेमिक निकल करके आई है लापरवाही से चाइना की। आया समझ में? बस फ्रॉम को आप इन वर्ड्स के साथ में बांध लेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, पॉजिट। दो मीनिंग होते हैं इसके, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एक ही वर्ड है पॉजिट। अज्यूम करना किसी चीज़ को पॉजिट कहलाता है, और किसी चीज़ को प्रेजेंट करना भी पॉजिट कहलाता है। देखो कैसे, मोस्ट रिलीजन्स पॉजिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डेविल। ज़्यादातर रिलीजन जो है दुनिया के, वो अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं मौजूदगी को भगवान और शैतान की। तो इन्होंने मान रखा है, पॉजिट कर रखा है कि होता है भगवान शैतान, ठीक है। और वैसे ही मैनी साइंटिस्ट हैव पॉजिटेड द लैब लीक थ्योरी ऑफ कोविड-19 वायरस फ्रॉम ए वुहान लैब। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पॉजिट किया है, प्रेजेंट किया है। पॉजिट मतलब प्रेजेंट, इस लैब लीक थ्योरी को जो है कोरोना वायरस की, कोविड-19 वायरस की, वुहान की एक लैब से। तो ये भी एक्चुअल में इन्होंने मान करके ही प्रेजेंट किया है ना। तो अज्यूम एंड प्रेजेंट दोनों ही पॉजिट के सिनोनिम होते हैं। इसको पोस्टुलेट करना या अज्यूम पुट फॉरवर्ड करना या सपोज करना भी बोलते हैं। ये पॉजिट वर्ड आज आप आर्टिकल में देखोगे। लास्ट वर्ड है एक्सेसरबेट, चीज़ों को बद से बदतर बनाना। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम। दवा ने उसके सिम्टम्स को, लक्षणों को बद से बदतर बना दिया और ज़्यादा खराब कर दिया। अब इसको आप एग्रावेट और एक्सेसरबेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेसरबेट को। चलिए, सभी वर्ड्स से अपने रिवीजन चालू रखो अपना। प्रोबेबली सैटरडे को एक वीडियो करेंगे वो कैप के ऊपर। आ जाओ अपने आर्टिकल पे। अब फटाफट मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। चलिए, समरी वो सीधी सी है। एक फंडा मैं आपको समझा देता हूँ इंटरेस्ट रेट्स का। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कहलाती है इंटरेस्ट रेट्स। ये वो रेट्स हैं जिस पे ये डिसाइड होता है हमें किस रेट पे लोन मिलेगा बाजार से। हाउसिंग लोन, बैंकिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन कैसे हम लेंगे। इन रेट्स को डिसाइड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने के बाद, मतलब साल में 6 बार वो डिसाइड करती है। अब देखो, इन रेट्स का एक फंडा भी है। आप इंटरेस्ट रेट्स को जितना ज़्यादा करोगे, जितना महंगा लोन बाजार से हमें मिलेगा, उतनी ही देश में विकास कम होगा, ग्रोथ कम होगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि देश में इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाना है, ना बहुत ज़्यादा रखना है, ना इनको बहुत कम रखना है। इस बार आरबीआई से सभी को उम्मीद थी कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि देश में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, कम हो जाए। लेकिन सभी के सरप्राइज़ के विपरीत, है ना, सभी की आशाओं के विपरीत आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से मना बोल दिया। क्यों मना बोला? ओमिक्रॉन वायरस। ओमिक्रॉन की शैडो के चलते आरबीआई को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के मैं इन्फ्लेशन तो कम कर दूं लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाए ओमिक्रॉन के बीचों बीच। तो ऐसा जुआ आरबीआई ने नहीं खेला। हमारा आर्टिकल कह रहा है आपकी ये बात जायज़ है, हम मानते हैं, लेकिन प्राइस प्रेशर को देखते हुए आज नहीं तो कल आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना ही है, ये बात तय है।
आगे समझ में? बस इसकी यही समरी है, डिटेल में आपको समझा दी है। एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है हुआ क्या है पूरे आर्टिकल में। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कहानी की तरह समझना है आपको। अपनी सभी की सभी कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। YIT योर इंग्लिश ट्यूटर को आप डाउनलोड करें। अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बैंकिंग का कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है ना। राइटिंग स्किल्स वाले कोर्स में आपको लिखना सिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60% हो चुका है। अब ऐसे लेटर और समरी और आंसर राइटिंग का पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज से। इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 699 में। कोड लगाओगे YD200 तो 499 में आपको कोर्स 1 साल की वैलिडिटी का मिल जाता है। इसी तरीके से बैंकिंग का 2 साल का कॉम्बो बना दिया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का 649 के अंदर एक्सक्लूसिव कोड के साथ में। इसको भी आप ले सकते हो। जरूर से ऐप को डाउनलोड करें और इस नंबर पर व्हाट्सअप करें कोई भी आपकी क्वेरी हो तो। चलिए, कह रहा था RBI's लेटेस्ट monetary policy action of maintaining status quo on benchmark interest rates. The policy stance as well as the full year GDP growth and inflation projections stems largely from a wariness of the risks posed by the Omicron variant of the novel coronavirus. कह रहा RBI की जो सबसे नई मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक्शन आया है, समझ गए ना। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है, उसमें वो कुछ एक्शन लेते हैं। तो कह रहा है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है, और एक्शन काहे का है, डिसीजन काहे का है, मेंटेन करने का, बनाए रखने का स्टेटस को को। स्टेटस को का मतलब होता है स्थिति वैसी की वैसी, ना हम बढ़ाएंगे ना हम घटाएंगे, स्टेटस को। अच्छा, स्टेटस को किस चीज़ के ऊपर? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे और बैंक रेट पे। वो रेट्स जिससे डिसाइड होगा हमें किस रेट पे लोन मिलेगा। कह रहा और किस चीज़ को? दूसरी चीज़ है पॉलिसी का स्टैंस। RBI कौन सी पॉलिसी, कौन सा स्टैंस रखता है। स्टैंस का मतलब है पोजीशन। और साथ ही साथ पूरे साल के एज वेल एज फुल ईयर के GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को, पूरे साल की GDP ग्रोथ और महंगाई के पूर्वानुमानों को। कह रहा है RBI का ये सब चीज़ें है ना, इस चीज़ों को मेंटेन करने का जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन है, ये स्टेम्स होता है, निकल करके आता है लार्जली मोटे तौर पे, और फ्रॉम यहाँ से जो एक वेरीनेस है, जो एक केयरफुलनेस है, सावधानी है उन रिस्क की, उन जोखमों की जो पोस्ड बाय हैं, जो उठाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के। आगे समझ में? तो जो भी RBI ने अभी अभी किया 2 दिन पहले, ये सारे के सारे काम RBI ने किए। अपनी पॉलिसी रेट्स को वैसा का वैसा रखा, स्टांस को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने नहीं दिया, पूरे साल का अपना पूर्वानुमान वैसा का वैसा ही रखा है। कह रहे ये सब का सब जो है ना, ये एक ही चीज़ से निकल करके आया है, जो RBI की सावचेती है, सो सावधानी है, वेरीनेस है, जो सारे रिस्क कोरोना वायरस जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे सामने पोज कर रहा है, उसको लेकर के। एक्शन की वो स्टेम फ्रॉम, कम फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, सब के सब कहाँ से आप निकल करके आ रहे हो उसको बताते हैं। प्रोजेक्शन, प्रोग्नोसिस, एस्टिमेट, याद है ना, पूर्वानुमान, किसी चीज़ का अंदाजा। वेरीनेस मतलब केयरफुलनेस, अलर्टनेस, किसी को चीज़ को लेकर आपकी सावधानी। चलिए आगे बढ़े। पोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाले रिस्क जो पोज किए गए हैं, उठाए गए हैं। आ जाओ कहानी की तरह पढ़ना। अब आगे क्या कह रहा है, इस पॉलिसी में हुआ क्या है इस मीटिंग के अंदर? कह रहा है अनाउंसिंग द बाई मंथली पॉलिसी, गवर्नर शक्तिकांत दास ऑब्जर्व्ड दैट headwinds from global developments were the main risk to the domestic outlook, which was now somewhat clouded by the Omicron variant of the COVID-19. कह रहा है अनाउंस करते हुए, ऐलान करते हुए अपनी 2 महीने की पॉलिसी का। मैंने आपको बताया ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हर 2 महीने से बैठती है। तो कह रहे अपनी बाई मंथली पॉलिसी को अनाउंस करते हुए जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास साहब, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हेडविंड्स है ना, हेडविंड का मतलब होता है चैलेंज, ये वर्ड मैं अभी आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा। कह रहे जो चैलेंजेस हैं, हेडविंड्स हैं ग्लोबल डेवलपमेंट से, पूरी दुनिया में होने वाली जो डेवलपमेंट है, नई नई जो चीज़ें हो रही हैं, है ना। कह रहे ये चैलेंजेस थे मेन रिस्क, ये थे सबसे बड़ा जोखम। और किसके लिए? डोमेस्टिक आउटलुक के लिए, हमारे घरेलू आउटलुक के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे रहेगी, इस चीज़ के लिए। कह रहे ये वो आउटलुक है, ये वो अंदाजा है विच वॉज नाउ, जो अभी था समवट, कुछ हद तक क्लाउडेड, बादलों से घिरा हुआ। और किसके द्वारा? ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 के बादलों से। आ गया समझ में? तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अपने नतीजे को, रिजल्ट को अनाउंस करते हुए गवर्नर साहब ने यही बोला कि दुनिया भर में बहुत चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं चैलेंजेस की सबसे बड़ा जो रिस्क है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी है, जिसके ऊपर ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्लाउड जो हैं, बादलों का साया मंडरा रहा है। आ गया समझ में? गवर्नर की वो है ऑब्जर्व्ड। अच्छा, गवर्नर जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तभी उन्होंने अनाउंस भी किया, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। अनाउंसिंग यहाँ पे PPS से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है।
दो काम एक साथ होते हैं ना, तो एक काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से लिख देते हैं। हेडविंड्स की वर्ब है वर, हेडविंड्स का मतलब होता है चैलेंजेस। विच की वर्ब है वॉज, समवट मतलब कुछ हद तक, वॉज क्लाउडेड है ना, विच की वर्ब है वॉज क्लाउडेड। चलो आ जाओ हेडविंड्स पे। अगर आपने एयरप्लेन देखा हो तो उसका एक हेड होता है, एक नोक होता है, एक उसकी टेल होती है। अगर उसके हेड के ऊपर विंड पड़े, अगर उसके सामने नोक के ऊपर हवा पड़े तो एयरप्लेन धीमा हो जाता है। तो हेडविंड क्या होता है? एयरप्लेन का चैलेंज। जितनी कम हेडविंड होगी, जितनी कम सामने से हवा आएगी, प्लेन उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो चैलेंजेस या अनफेवरेबल फैक्टर्स कहलाते हैं हेडविंड्स, ठीक है। टेल विंड्स क्या होता है? अगर एयरप्लेन की पूंछ में यानी कि टेल में तेज़ी से हवा चले तो ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है एयरप्लेन के लिए, ठीक है। उसको अपना ईंधन कम यूज़ करना पड़ता है और तेज़ी से वो आगे बढ़ता है। तो अगर रियल लाइफ में इस फॉर्मूला को आजमाएं तो आपके चैलेंजेस, आपकी चुनौतियां हैं आपके हेडविंड्स, और आपके फेवरेबल जो है कंडीशंस, आपका सपोर्ट जो है, कोई चीज़ आपको सपोर्ट करे तो वो है आपकी टेल विंड्स। समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है। चलो वर्ड्स को इसी तरीके से याद करना है कि फिर से मुड़ के ना देखना पड़े। चलिए, कह रहा विद द की ड्राइवर्स ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक कंजम्पशन स्टिल लैकिंग मीनिंगफुल मोमेंटम, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या द MPC had opted to continue with its growth supportive accommodative policy stance so as to enable a durable and broad based recovery, he said। अब देखो ये गवर्नर साहब की बात को ही आगे बढ़ा दिया इन्होंने। पहले गवर्नर साहब ने ये बोला, अब उन्होंने और क्या बोला? कह रहे के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइवर्स के और किस चीज़ के? डिमांड के, मांग के, इकोनॉमी में। अच्छा, ड्राइवर्स कौन कौन है? पहला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आप और मैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा है प्राइवेट कंजम्पशन, हम जो बाजार में जाके खरीदी करते हैं। कह रहा है ये जो दोनों की ड्राइवर्स हैं ना डिमांड के हमारी अर्थव्यवस्था में, इन दोनों ड्राइवर्स के अभी भी लैक करने के साथ ही, पीछे होने के साथ ही मीनिंगफुल मोमेंटम को, इनमें अभी भी कोई सकारात्मक संवेग या मोमेंटम या रफ्तार हमें देखने को नहीं मिल रही है इन दोनों चीज़ों में। कह रहे इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या? कह रहे जो MPC है ना, इसने ऑप्ट किया, इसने चुना, इसने चुनाव किया कि ये कंटिन्यू विद करेगी, ये प्रोसीड विद करेगी, ये आगे बढ़ेगी अपने सपोर्टिव, ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड से, उस पॉलिसी के स्टांस से, मुद्रा से, पोजीशन से जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली है और एडजस्टमेंट भरी है, अकोमोडेटिव है। अच्छा, ऐसा क्यों करेगी भाई? ये क्यों करेगी? इस मकसद से सो एज टू कि इनेबल कर दे एक ड्यूरेबल, टिकाऊ और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी को। ऐसी रिकवरी जो टिकाऊ भी है और जिसका बेस बहुत बड़ा है, जो हर तरफ है, ब्रॉड बेस्ड है ना, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है। ऐसा गवर्नर साहब ने ही सेट। देखो 100% अंडरस्टैंडिंग आए इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है। तो अभी भी गवर्नर साहब ने यही बोला कि ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी भी पीछे हट रही हैं, इन दोनों चीज़ों में अभी भी तेज़ी दिखाई देने को नहीं मिल रही है हमें। इसलिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यही सोचा है कि जैसा हम सोचते थे, जो स्टैंस को रख करके बैठे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी भी इंटरेस्ट रेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ताकि हम एक टिकाऊ और हर तरफ होने वाली रिकवरी को इनेबल कर सके। स्ट्रक्चर देख लो कमेटी की, वो है हैड ऑप्टेड अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस, वो स्टैंस है जिसमें आपने अकोमोडेशन किया हुआ है, एडजस्टमेंट की हुई है ना, दिल पे पत्थर रख करके इंटरेस्ट रेट को कम करके रखा हुआ है। सो एज टू का मतलब होता है इस मकसद से, सो एज टू को इन ऑर्डर टू, इन अ बिड टू या विद अ व्यू टू भी बोलते हैं। वन शुड इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट वेल्थ, किसी भी आदमी को निवेश करना चाहिए इस मकसद से, और मकसद क्या है? वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का, पैसे को जो इकट्ठा करने का, है ना। याद रखें यहाँ पे इन ऑर्डर टू की जगह सो एज टू भी आ जाएगा, इन अ बिड टू भी आ जाएगा, लेकिन अगर विद अ व्यू टू लगाना है, लेकिन अगर विद अ व्यू टू लगाना है, विद अ व्यू टू, तो आपको एक्यूमुलेट नहीं, आपको लिखना है एक्यूमुलेटिंग। कई बार कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, ठीक है ना। ये सब एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन विद द व्यू टू के बाद में जीरेंड आता है, बाकियों के बाद में इन्फिनेटिव आता है। चलिए आगे बढ़े। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। कह रहा है while it may sound foolish to question the MPC's stand, given that the ongoing recovery from last fiscal's record contraction is still yet to register and across the board expansion from pre-pandemic levels, the fact that one of the 6 members of the rate setting panel has descended on the policy stance for a third consecutive time cannot be ignored। अब कह रहे क्या RBI का ये जो डिसीजन है गलत है या सही है, ये खुद ही RBI बताएगा। कह रहे जहाँ ये चीज़ साउंड कर सकती है, सुनने में लग सकती है चुरलिश, चुरलिश का मतलब होता है रूड, अनसिविलाइज्ड,
कह रहे जहाँ सुनने में आपको थोड़ा सा जाहिल बना लग सकता है इस चीज़ में, है ना। और कौन सी चीज़ भाई, सवाल करने की चीज़ जो है एमपीसी के स्टैंड को। अगर एमपीसी ने कुछ कहा है, मॉनेटरी पॉलिसी ने, उसकी पोजीशन पे सवाल उठाना अपने आप में थोड़ा रूड हमें लग सकता है। कह रहे जहाँ ऐसा है, कह रहे देखते हुए किस चीज़ को, सवाल क्यों उठेंगे, देखते हुए इस चीज़ को कि जो ऑन गोइंग रिकवरी है और किससे, पिछले साल के रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन से, पिछले साल की अपने आप में रिकॉर्ड सिकुड़न से। कह रहे वो अभी भी येट बाकी है रजिस्टर करना एक ऐसे एक्सपेंशन को, एक ऐसे फैलाव को जो अक्रॉस द बोर्ड हो, जो हर तरफ हो। और कहाँ से, प्री पैंडमिक लेवल से। तो अभी तक हम कोरोना से पहले वाले लेवल पे हम नहीं आए हैं। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आरबीआई से सवाल करना बड़ा ही रूड होगा। कह रहा जहाँ ऐसा है, हुआ क्या, कह रहा जो फैक्ट है ना डैट वो ये कि 6 जो मेंबर्स हैं उनमें से जो एक मेंबर था रेट को सेट करने वाले पैनल का, उसने डिसेंट किया है, उसने डिसएग्री किया है, अपना डिसअप्रूवल दिखाया है पॉलिसी स्टैंस पे तीसरी दफ़ा, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, है ना, तीसरी बार लगातार। कह रहा है ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे समझ में। तो कह रहा है अगर सवाल उठाएंगे तो आप बोलोगे कि अर्थव्यवस्था तो अभी भी बाकी है, अपना सारा का सारा रिकवरी नहीं कर पाई है हर तरफ प्री पैंडमिक लेवल से, तो हम सवाल तो नहीं कर सकते, सवाल करना थोड़ा सा रूड हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ हम जरूर देख सकते हैं कि एक आदमी आरबीआई के पैनल का तीसरी बार अपनी रिफ्यूजल को दे चुका है इस पॉलिसी स्टैंस को आगे कंटिन्यू करने से। तो ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस आदमी की हमें सुननी चाहिए। अब वो आदमी कौन है आगे बताएगा। अब देख लो फटाफट हुआ क्या है। इट की वर्ब है मे साउंड, 44 मैंने आपको बता दिया रूड। ऑनगोइंग रिकवरी की वर्ब है इज, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी सिकुड़न, एक्सपांशन मतलब बढ़त यानी कि बढ़ाव, अक्रॉस द बोर्ड मतलब हर तरफ हर सेक्टर में। फैक्ट की वर्ब है कैन नॉट बी इग्नोर्ड और वन की वर्ब है हैज़ डिसेंटेड। डिसेंट का मतलब होता है अपना डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल देना किसी चीज़ को लेकर के। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, लगातार, सक्सेसिव, है ना। कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आ चुका है गिवन दैट के बाद, तो गिवन दैट ठीक है। अगर यहाँ पे खाली एक नाउन होता, वर्ब ना होती, पूरा पेयर ना होता, तो हम लगाते हैं गिवन को। कॉन्सेप्ट्स बहुत बार रिपीट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कम से कम वीक में एक बार हो जाता है, इसलिए क्लासेस को रेगुलर रखा करो, है ना। चलो हर रोज़ हर चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। कह रहा है आगे, कह रहा है पॉजिटिंग इन अक्टूबर दैट द अपसाइड रिस्क टू लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एंड टू इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस had become more aggravated. External member Jayant Verma had at the time cautioned the committee against falling into a pattern of policy making in slow motion guided by an excessive desire to avoid surprises. अब ये आदमी है कौन जो तीसरी बार अपनी जो है नाराज़गी को जता चुका है आरबीआई की पॉलिसी कमेटी की बैठक पे, है ना। कह रहा है पॉजिट करते हुए, प्रेजेंट करते हुए अक्टूबर के महीने में दैट इस चीज़ को कि जो अपसाइड रिस्क है, जो ऊपर की तरफ जोखम है, और किसका, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का, लंबे वक्त से बनी रहने वाली महंगाई का, और किसको, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को, महंगाई के अंदाज़ों को। कह रहा है ये बन चुका है और ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा एग्रीवेटेड और ज़्यादा वर्सन। ऐसा इन्होंने अक्टूबर में बोला था। कह रहा है ऐसा कहते हुए अक्टूबर में इस चीज़ को सबके सामने रखते हुए हुआ क्या। कह रहा है ये जो बंदा है ना एक्सटर्नल मेंबर जो बाहर से बैठता है आकर के आरबीआई में, जयंत वर्मा, कह रहा है हैड ये क्वेश्चन कर चुका था, ये सबको चेता चुका था। क्वेश्चन का मतलब होता है वॉर्न करना, किसी को चेतावनी देना, है ना। तो इसने चेता दिया था एट द टाइम, उसी वक्त, और किसको, कमेटी को। अच्छा, चेताया किसके खिलाफ, क्वेश्चन किया था अगेंस्ट, क्वेश्चन किया था अगेंस्ट, उस फॉल करने के खिलाफ, गिर जाने के खिलाफ, जो एक पैटर्न का है, एक ढांचे का है, जो ऐसी पॉलिसी मेकिंग का है जो स्लो मोशन में होती है और जो गाइडेड बाय होती है, जो आगे बढ़ती है बहुत ही ज़्यादा आपकी इच्छा के, डिज़ायर के, जो अवॉइड करने का सरप्राइजेस को, है ना। आरबीआई इस तरह की पॉलिसी में अभी जा रहा है, ऐसे पैटर्न में जा रहा है जिसमें स्लो मोशन में आरबीआई काम करता है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगले साल हमें ला करके देगा, और आरबीआई बस यही चाहता है कि जो चल रहा है वो चलता रहे, कुछ भी नया ना हो, कुछ भी सरप्राइज करने वाला ना हो। तो इस जयंत वर्मा ने यही बोला कि आप ऐसी पॉलिसी को अभी फॉलो कर रहे हो, इस वक्त आपको नहीं करना चाहिए। आगे समझ में। अपसाइड रिस्क की वो बाय हैड बिकम एग्रावेटेड मतलब खराब, बद से बदतर, वर्सन, एक्सेसिबिलिटेड, याद है ना। जयंत वर्मा की वो बाय हैड क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ में अगेंस्ट लगा के बताते हो किस चीज़ को आप क्वेश्चन कर रहे हो, किस चीज़ के खिलाफ। तो क्वेश्चन द कमिटी अगेंस्ट, इसको आप वॉर्न द कमिटी अगेंस्ट भी लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन अगेंस्ट, वॉर्न अगेंस्ट मतलब किसी को चेतावनी देना किसी चीज़ के खिलाफ। अच्छा, जब जयंत वर्मा क्वेश्चन अगेंस्ट कर रहे थे उसी वक्त ये पॉजिट भी कर रहे थे कि ऐसा ऐसा अक्टूबर में हुआ है। समझ में आ गया ना। पॉजिटिंग यहाँ पे पीपीएस से है, इसी वर्ब के साथ में जयंत वर्मा के लिए।
आगे बढ़ते हैं। गाइडेड बाय एडजेक्टिव है यहाँ पे, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, अवॉइड मतलब बचना। कह रहा एंड while his specific reason for voting against the grain this week are not immediately available, that the MPC is for now prioritizing growth over price stability is clear। और कह रहे जहां उसके स्पेसिफिक रीजन जो हैं, जयंत वर्मा के खास जो कारण है, और किस चीज़ के भाई, वोट अगेंस्ट करने के ग्रेन के। देखिए, गो अगेंस्ट द ग्रेन या वोट अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है मेजोरिटी से अलग जाना, ठीक है, ये मैं आज लिखना भूल गया। गो अगेंस्ट द ग्रेन या वोट अगेंस्ट द ग्रेन, मेजोरिटी से अलग जाना। तो कह रहे हैं जहां इनके खास रीजन जो है मेजोरिटी से अलग जाने के, 5 लोगों से अलग जाने के इस हफ्ते में, वो अभी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों वोट अगेंस्ट किया है। कह रहा है लेकिन ये बात की दैट कि जो एमपीसी है ना, अब प्रायोरिटाइज कर रही है ग्रोथ को, अब प्राथमिकता दे रही है ग्रोथ को, और किसके ऊपर, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, महंगाई में स्टेबिलिटी के ऊपर। कह रहा है ये बात क्लियर है, ये बात साफ है। तो जयंत वर्मा चाहे कुछ भी सोचता हो, लेकिन जो काम इन्होंने किया है इससे हमें ये समझ में आ गया है कि आरबीआई सिर्फ यही चाहती है कि ग्रोथ के साथ पंगा ना ले, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, 1-2 महीने एडजस्ट और कर लेंगे। आगे समझ में। रीजंस की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है इज, एमपीसी की वर्ब है इज प्रायोरिटाइजिंग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गवर्नर या गवर्नर दास who acknowledged the criticality of taming the inflation when he asserted price stability remains the cardinal principle for monetary policy as it fosters growth and stability, however seems to be sanguine about the outlook for retail prices। अब बता रहा है आरबीआई की दिक्कत क्या है, क्यों आरबीआई ये सब चीज़ें कर रहा है, इसको कौन सी उम्मीद लगी हुई है। अब बता रहा है वही, कह रहा है गवर्नर दास जो है ना, जिन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, एडमिट कर लिया, मान लिया, और किसको, इंपॉर्टेंस को, क्रिटिकलिटी को, और किसकी, जो है टेम करने की, कंट्रोल में लाने की। टेम करना मतलब काबू में लाना, जैसे किसी जानवर को आप टेम करते हो ना, काबू में लाते हो। तो इस इन्फ्लेशन नाम के जानवर को टेम करने की जो महत्वपूर्णता है, इंपॉर्टेंस है, गवर्नर साहब जिन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है ना। और कब, जब उन्होंने इस बात को असर्ट किया था, इस बात को एम्फेसाइज करके रखा था कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना, जो दामों में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बनी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल, इसेंशियल प्रिंसिपल, और किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और क्यों कह रहे, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी जो है ना, ये फोस्टर करता है, ये नर्चर करता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी को। कह रहे ऐसे जो गवर्नर साहब है जो ऐसा मान चुके हैं पहले पास्ट के अंदर, कह रहे ये गवर्नर साहब है ना, हालांकि हाउएवर अब दिखाई देते हैं थोड़े से आशावादी, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, और किस लिए, आउटलुक के बारे में, अंदाज के बारे में, रिटेल प्राइसेस के आने वाले वक्त में। आगे समझ में। तो इनको एक ही उम्मीद बंधी हुई है कि इन्फ्लेशन अपने आप ही कम हो जाएगा आने वाले वक्त में। थोड़े से ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, सैंग्विन है इस चीज़ को लेकर के। आया समझ में। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की क्या है। दास साहब की वर्ब है सीम्स, दास साहब की वर्ब है सीम्स, और ये बीच में जो पूरा आया है ना, ये दास साहब के लिए रिलेटिव क्लोज है। वो वाले दास साहब जिन्होंने एक्नॉलेज किया, हु की वर्ब एक्नॉलेज्ड, और जब इन्होंने ऐसा असर्ट भी किया था, ही की वर्ब है असर्टेड, और असर्ट ये किया था कि प्राइस स्टेबिलिटी ऐसा होगी, तो प्राइस स्टेबिलिटी की वर्ब है रिमेन्स, और यही प्राइस स्टेबिलिटी ऐसा इसलिए होगी क्योंकि ये ऐसा करती है, इट की वर्ब है फोस्टर्स। ये पूरा गवर्नर साहब की पुरानी बातचीतों का एक लेखा जोखा है। वर्ब है साहब की सीम्स, ऐसे सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में और देखने वाली चीज़ कुछ है, असर्ट करना, एम्फसाइज करना, कंटेंट करना, किसी चीज़ को जोर दे के रखना, है ना, सबके सामने। कार्डिनल मतलब मेन, इसेंशियल, प्राइम, है ना, सबसे ज़रूरी। फोस्टर का मतलब होता है पालना पोसना, ग्रोथ को फोस्टर करती है, मतलब ग्रोथ को ये सपोर्ट करती है, ऐसी इस तरह की चीज़ें। फोस्टर पेरेंट्स भी होते हैं, आपके पालक माता पिता, किसी ऐसा बच्चा जो ऐसे माँ बाप के साथ पल रहा हो जो जिन्होंने उसको पैदा ना किया हो, तो वो फोस्टर पेरेंट्स हो गए, पालने पोसने वाले माँ बाप है, रियल माँ बाप नहीं है ना, इन बायोलॉजिकल सेंस। तो फोस्टर वर्ड को फोस्टर पेरेंट्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सैंग्विन मतलब आशावादी, ज़रूर से ज़्यादा। कह रहा है कंटेंडिंग दैट विंटर अराइवल्स वुड हेल्प ब्रिंग डाउन वेजिटेबल प्राइसेस विच हैड स्पाइक्ड इन अक्टूबर, contributing to a marginal quickening in headline CPI inflation that month. Mr. Das has banked on optimism in asserting that the slack in economy may limit the pass-through of cost push pressures that have kept core retail inflation persistently high for 17 months. अब बता रहे जो ऊपर इनका ऐसा क्यों सैंग्विन है, ये क्यों इनको लगता है इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा, जादू होगा, वही चीज़ बता रहा है। कह रहे कंटेंट करते हुए, ऊपर आया ना असर्ट, जोर दे के रखना, कंटेंट करना, उसी का सिनोनिम है कंटेंट। कह रहे जोर देते हुए इस बात पे, कंटेंट करते हुए कि जो विंटर अराइवल्स हैं,
जो विंटर अराइवल का मतलब होता है विंटर में आने वाली क्रॉप्स, विंटर में आने वाली फसलें। कह रहा है जो विंटर का अराइवल है या विंटर में आने वाली फसलें जो हैं वो हेल्प करेगा ब्रिंग डाउन करने में वेजिटेबल के प्राइसेस को, सब्जियों के दामों में। अब कौन से सब्जियों के दाम भाई? जो कि स्पाइक कर चुके हैं, अचानक से बढ़ चुके हैं अक्टूबर में। अच्छा कैसे बढ़े हैं? कंट्रीब्यूट तू करते हुए, अपनी भागीदारी देते हुए, और किसमें? एक थोड़े से क्विकनिंग में, थोड़ी सी तेजी में, मार्जिनल मतलब थोड़ी सी, और किसके अंदर? हेडलाइन सी पे इन्फ्लेशन में, रिटेल इन्फ्लेशन की जो मेन रेट होती है, हेडलाइन रेट होती है उसके अंदर। और कब? लास्ट मंथ। कह रहे कंटेंट करते हुए इस चीज़ को जोर देते हुए कि सर्दियों के अंदर सब्जियों के दाम कम होंगे। हुआ क्या? दास साहब जो है ना वो बैंक ऑन कर गए, दास साहब जो है बेट ऑन कर गए, अपना भरोसा जता गए इस ऑप्टिमिज्म में, इस आशावाद में। किस चीज़ में? इस चीज़ को असर्ट करने में, दैट वो ये कि जो स्लैक है, जो मंदी है इकॉनमी में, वो लिमिट कर सकती है पास थ्रू को, आगे से आगे पास थ्रू हो जाने को, है ना, आगे से आगे चले जाने को, कोस्ट पुश प्रेशर्स को। कोस्ट पुश प्रेशर्स क्या होता है? कॉस्ट बढ़ गई है, इसी वजह से दाम में प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। कह रहा है वो कोस्ट पुश प्रेशर जिन्होंने कीप किया है कोर इन्फ्लेशन को लगातार लंबे वक्त से हाई 17 महीनों से। थोड़ा ट्विस्टेड सेंटेंस है लेकिन आसान है, इतना तो समझ ही गए आप। इन्होंने जोर दे के ये बोला सर्दियों में सब्जियां सस्ती होंगी, इस चीज़ को कंटेंट करते हुए फिर इन्होंने भरोसा जता दिया कि अर्थव्यवस्था तो अभी स्लैकिंग है, बड़ी कमज़ोर है, बड़ी ही मंदी वाली है, तो इसमें सब चीज़ें मंदी मंदी से आगे बढ़ती हैं। तो इसके अंदर कोस्ट पुश प्रेशर जो है ना, कोस्ट को बढ़ने की वजह से जो दाम बढ़ाने का जो प्रेशर है वो भी आगे धीमे पास थ्रू होगा, एकदम से दाम नहीं बढ़ेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार ही सुस्त है। और ये वो प्रेशर है जिन्होंने इन्फ्लेशन को 17 महीने से आगे तेजी बना करके रखा हुआ है। तो इस वजह से इनको लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने वाला है। चलो, विंटर अराइवल्स की वर्ब है वुड हेल्प, विच की वर्ब है हैड स्पाइक्ड, विच आया वेजिटेबल प्राइसेस के लिए। अच्छा, मार्जिनल मतलब थोड़ा सा, ये मार्जिन आप देख रहे हो ना साइड में थोड़ी सी जगह, ये मार्जिन होता है, हाशिया बोलते हैं इसको। मार्जिनल मतलब जो हाशिए के ऊपर हो, जो थोड़ा सा हो, जो इनसिग्निफिकेंट हो। क्विकनिंग मतलब तेजी। अच्छा, इन्फ्लेशन किसी का सब्जेक्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं। दास साहब की वर्ब है हैज़ बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ में भरोसा जताना, बस आंख मूंद करके कह देना नहीं ये होगा, है ना, बैंक ऑन करना। जब साहब ये बैंक ऑन कर रहे थे तभी ये कंटेंट भी कर रहे थे कि सर्दियों में दाम कम होंगे, विंटर इज कमिंग, ठीक है। स्लैक की वर्ब है मे लिमिट, दैट की वर्ब है हैव केप्ट। कोस्ट पुश प्रेशर मतलब कोस्ट के बढ़ने से महंगाई बढ़ने का जो प्रेशर है ना, कोस्ट का मतलब लागत, लागत बोलते हैं कोस्ट। चलिए आगे बढ़े। परसिस्टेंटली मतलब लगातार। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस है, बहुत अच्छी अच्छी वोकैब है, स्ट्रगल आप कर रहे हो लेकिन इसी स्ट्रगल का मजा है, यही स्ट्रगल आपको इंप्रूव करेगी कल। कह रहा था RBI's नवंबर राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड शोज दैट हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट इन द नियर एंड मीडियम टर्म। अब ये RBI का एक सर्वे है, ये पूरा उसका नाम है लंबा सा, नवंबर का जो इसका सर्वे है ना, वो ये दिखाता है कि हाउस होल्ड जो हैं, जो घरेलू लोग जो हैं आपके और मेरे जैसे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन एक्सेलरेट होगा, तेज़ी से आगे आएगा आने वाले नियर और मीडियम टर्म के अंदर। सबको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है। हाउस होल्ड्स का यहाँ पे इस पूरे सर्वे का वर्ब है शोज, हाउस होल्ड्स की वर्ब है एक्सपेक्ट। अब आगे क्या हो रहा है? कह रहा है द मीडियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स पोल्ड in an extension survey earlier this month in order to factor in both a positive possible Omicron impact and the softening in fuel prices in the wake of the cut in excise duty, projects the 3-month ahead rate at 10.8% and the 1 year ahead reading at 10.9%। अब ये देखो कह रहे हैं बढ़ेगा तो सही, लेकिन कितना बढ़ेगा, लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है? तो कह रहे हैं जो मीडियन एक्सपेक्टेशन है ना, मीडियन का मतलब है बीचों बीच, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने क्या बताया अपने रिस्पोंडेंट्स ने, है ना, और वो रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, जिनको पोल किया गया था, है ना, जिनका इंटरव्यू लिया गया था, और किसमें? एक एक्सटेंशन सर्वे में इसी महीने की शुरुआत में। अब ये क्यों किया गया था सारा का सारा काम? इन ऑर्डर टू उस काम को करने के लिए जो है फैक्टर इन करने का, कंसीडर करने का, है ना, अपनी कंसीडरेशन में लेने का दोनों ही चीज़ों को। एक तो पॉसिबल इम्पैक्ट को ओमिक्रॉन के, एक फ्यूल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग को, फ्यूल प्राइसेस में नरमाई को। और नरमाई जो आई है बाद में इन द वेक ऑफ, इस बैकग्राउंड के बाद जो है एक्साइज ड्यूटी में कट का। तो कह रहा है इन दोनों चीज़ों को अपने कंसिडरेशन में लेने के लिए जो इन लोगों को, जो इनसे एक्सपेक्टेशन आई इन लोगों की, है ना, मीडियन एक्सपेक्टेशन, वो प्रोजेक्ट करती है, दिखाती है कि 3 महीने आगे का इन्फ्लेशन होगा 10.8% और 1 साल आगे का होगा 10.9%। आ गया समझ में? एक एक्सपेक्टेशन की वो है प्रोजेक्ट्स,
सॉफ्टनिंग का मतलब होता है नरमाई, कम होना चीज़ों का। इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, सो एज टू, विद अ व्यू टू, आप जानते हो एक ही बात को बताते हैं इस मकसद से। फैक्टर इन करना मतलब किसी चीज़ को अपने कंसीडरेशन में, अपनी कैलकुलेशन में ले लेना। इन द वेक ऑफ और इन द आफ्टरमाथ ऑफ एक ही बात है, किसी चीज़ के बाद में, है ना, इन द वेक ऑफ या इन द आफ्टरमाथ ऑफ। अब ये एक्सटेंशन सर्वे क्यों हुआ? ये ऊपर वाला सर्वे जो था ना, इसी को एक्सटेंड किया इन्होंने। इसी सर्वे को एक्सटेंड इसलिए किया कि ओमिक्रॉन को भी इसमें कंसीडर कर लें, है ना, और प्राइस जो है कट हुआ है टैक्स का, मतलब पेट्रोल के दाम में, उसको भी कंसीडर कर लें। तो ये एक्सटेंशन सर्वे इस वजह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लोग कह रहे हैं, कह रहा है एंड दो RBI हैज़ बिकम टू स्लोली टाइटन द लिक्विडिटी स्पिगट्स इट ओपनड in the wake of pandemic last year, a more robust response to word of price pressures will become imperative sooner rather than later। कह रहा है हालांकि RBI ने शुरू कर दिया है धीमे धीमे टाइट करना, कसना उस लिक्विडिटी की स्पिगट को, उस नकदी के नल को। स्पिगट का मतलब होता है टूटी, है ना, नल, फॉसेट। तो जो लिक्विडिटी का बहाव सा, जो नल सा इसने खोल दिया था, कह रहा है हालांकि RBI ने इसको धीमे धीमे कसना शुरू कर दिया है। और ये नल वही है जो इसने खोला था इन द वेक ऑफ, बाद में, पैंडमिक के पिछले साल। कह रहा हालांकि इसने कसना शुरू कर दिया है इस नल को, कह रहा फिर भी एक और ज़्यादा मजबूत जो रिस्पॉन्स है, और किस लिए, बचने के लिए, वार्ड ऑफ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए प्राइस प्रेशर को, इन्फ्लेशन को, कह रहा वो बन जाएगा इम्पेरेटिव, बहुत ही ज़रूरी, आज नहीं तो कल, सूरन और लेटर। तो RBI अपने बेस पे कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इस नल को बंद ही करना पड़ेगा, कसने से काम नहीं होगा। आज या कल RBI को इन्फ्लेशन से लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। RBI की वर्ब हैज़ बिगन, इट की वर्ब है ओपन्ड, इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, जानते हैं आप। टाइटन करना मतलब कसना, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा टाइट करना। टाइटन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। स्पीकर मतलब नल बोल लो, इसको नल को टैप या फॉसेट भी बोलते हैं। रोबस्ट मतलब मजबूत, वर्ड ऑफ आप देख चुके हो, किसी चीज़ से बचना। रिस्पॉन्स की वर्ब है विल बिकम, यहाँ पे रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है, विल बिकम्स की वर्ब है। इम्पेरेटिव मतलब आपकी नेसेसरी ड्यूटी, आपका फ़र्ज जो आपको करना ही पड़ेगा। कह रहा फॉर अ डिले रिस्क अंडरमाइनिंग प्रिसाइजली वट मिस्टर दास सेड वॉज द RBI's मोटो एट दिस जंक्चर, एंश्योरिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग दैट इज़ वेल टाइम। देखो फॉर जब भी सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाए, आप देख रहे हो डिले और रिस्क जो है दोनों सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है। यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, और इसका मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब के पेयर से पहले आ जाए फॉर, तो इसका मतलब होता है बिकॉज। तो कह रहा है फॉर बिकॉज एक डिले जो है ना, एक देरी जो है, RBI सब कुछ करेगी देरी से, वो रिस्क करती है अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। कह रहा है खास तौर पे प्रिसाइजली उसी चीज़ को, वट जिसको मिस्टर दास ने कहा था, वो RBI का मोटो है इस जंक्चर पे, इस कंडीशन में, आज के हालात में। और कह रहा है कैसे मोटो है, इंश्योर करते हुए एक सॉफ्ट लैंडिंग को, इंश्योर करते हुए एक धीमी लैंडिंग को, जो कि वेल टाइम्ड है, जो कि बिल्कुल वक्त की नज़ाकत के हिसाब से है। तो अब लैंड करवाना पड़ेगा RBI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो है नल को, है ना, धीमे धीमे नकदी को कम करवाना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम करके मार्केट को, ताकि बाजार भी ना गिरे और इन्फ्लेशन भी कम हो। ये काम करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो रिस्क आएगा अंडरमाइन करने का RBI के मोटो को, जैसा शक्तिकांत दास साहब ने खुद भी बताया था। आया समझ में? डिले की वर्ब है रिस्क, वट की वर्ब है वॉज, दास साहब की वर्ब है सेड, मोटो मतलब उद्देश्य, प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, जंक्चर मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रॉस रोड भी बोलते हैं। एंश्योरिंग यहाँ पे PPS से है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दैट की वर्ब है इज। अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को वीकन करना। ठीक है, वीकन करना। अब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, मेरे साथ पढ़ते हो, बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ अभी भी सीख रहे हो। ये सारे वर्ड्स मैं आपको कम से कम 200 बार करवा चुका हूँ, अंडर से बनने वाले। अंडरस्कोर, लाइन, अंडरगर्ड, अंडरपिन, अंडरलाई, अंडर हैंडेड और अंडर गो, सबको आने चाहिए। कोशिश करो, गूगल पे रखें, मीनिंग निकालो। अंडर से बनने वाला एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडर से बनने वाले सारे के सारे। सभी लोग कमेंट में पोस्ट करेंगे, लिखोगे तभी सीख पाओगे, दिमाग में तभी बिठा पाओगे जब इन वर्ड्स को आप राइट करोगे कहीं पे। डालो कमेंट सेक्शन में, जिनको आता है, जिनको नहीं आता सर्च करो, कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। फटाफट से आपका क्विज़ दिखा देता हूँ। आज का आर्टिकल थोड़ा मुश्किल था, इसलिए क्विज़ को थोड़ा ईजी रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा बैंक ऑन क्या होता है, आसानी से बता दोगे, है ना, अभी सीखा आपने बैंक ऑन। फिर आपसे पूछा स्टेम के बाद में क्या लगाया जाए, फॉर लगाएं कि फ्रॉम लगाएं, बाय लगाएं कि आउट लगाएं। फिर आपसे पूछा है इन अ बिट टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप खुद चेक करके बताएंगे। फिर आपको बताना है चौथे वाले में 2 एरर्स हैं। पहला चेक करके बताना क्या हेडविंड्स, ये वर्ड यहाँ पे ठीक है,
क्या हेडविंड्स, ये वर्ड यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा आपको चेक करके बताना है अवॉइड वर्ब कैसे यूज़ होती है, ठीक है। ये अवॉइड वाला कॉन्सेप्ट आप कई बार कर चुके हो। ये वो सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लेती हैं। एडमिट, कंसीडर, अवॉइड, इमेजिन, है ना। आज मैंने करवाया नहीं कॉन्सेप्ट, लास्ट में आप देख रहे हो अवॉइड के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म रखी हुई है, देख रहे हो। रिस्क के बाद में अंडरमाइनिंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्यों रखी हुई है, क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब जो है अपने बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेती हैं। रिस्क भी इन्हीं में से एक वर्ब है, ठीक है। वैसे ही अवॉइड वर्ब भी बिहेव करती है इसी स्लाइड के हिसाब से। आपको इसके बाद चेक करके बताना है आप क्या रखने वाले हो, है ना। चलो, 5 क्वेश्चंस के आंसर पढ़े हैं इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, पिन कमेंट है, वहाँ से जाके चेक करें। कितना स्कोर मिला आपको आउट ऑफ 5 जरूर से बताएं। जो आपसे अंडर से बनने वाले सारे वर्ड्स पूछे हैं जरूर से उनको एक ट्राई देना। मुलाकात होगी कल, अंटिल देन साइनिंग आउट।